हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें ठाकुर अजय प्रताप सिंह और उसकी पत्नी सुलोचना देवी अपने बेटी की शादी को लेकर परेशान थे। अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि शादी करने में काफी पैसा लग रहा था और उतना पैसा ठाकुर के पास नहीं था। ठाकुर सोच रहे थे पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। तभी सुलोचना बोली, अब क्या होगा, इतना रुपये कहाँ से आएगा। अजय प्रताप सिंह परेशान मुद्दा में बोले, यही फिक्र तो हमें खाए जा रही है सुलोचना। अब केवल नाम के ही हम ठाकुर रह गए हैं। बेटी के लिए अच्छा घराना मिला तो हाँ कर दी। अब अगर ठाकुर वाली आन बान से यह शादी नहीं हुई तो हम किसी और को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इतना कहकर ठाकुर शांत हो गया। तभी कुछ सोचते हुए सुलोचना देवी बोली, एक काम हो सकता है। ठाकुर बोला, वह क्या है। सोचना बोली सुलोचना बोली, अपनी गांव वाली जमीन बेच दी जाए तो पैसे का इंतजाम हो सकता है। ठाकुर अच्छे से बोला, अरे हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया था, मगर यह कैसे हो सकता है। वह जमीन तो कई वर्षों से पंडित ओकार नाथ की देखरेख में है। सुलोचना बोली, तो क्या हुआ, आपने उसे जमीन फसल पैदा करने के लिए दी थी। उसके मालिक आज भी हम लोग हैं। ठाकुर बोला, तुम ठीक कह रही हो। तुम मेरा सामान तैयार कर दो, मैं आज ही जाकर उस जमीन का सौदा करता हूँ। सुलोचना बोली, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम ठाकुर अजय प्रताप सिंह ट्रेन में सफर करते हुए अपने गांव गंगापुर के लिए रवाना हो गया। अगले दिन सुबह जैसे ही एक टांगे से ठाकुर पंडित अकोरनाथ के दरवाजे पर उतरा। पंडित अकोरनाथ, जो बाहर ही बैठा था, उन्हें देखते ही आश्चर्य से बोला, अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ पर। और फिर ठाकुर ने अपने आने का कारण बताया तो पंडित और उसके तीन बेटे जो उसके पास में ही खड़े थे, चकित हो गए। पंडित ने कहा, क्या यह आप क्या कह रहे हो ठाकुर साहब। ठाकुर ने कहा, मेरी मजबूरी को समझो पंडित। पंडित पंडित ने कहा, नहीं नहीं, भले ही यह जमीन तुम्हारी हो, लेकिन हमने इसे अपना खून पसीना बहाकर सींचा है। यह जमीन नहीं बिकेगी। एकाएक पंडित का बड़ा लड़का किशन गुर्रा कर कह उठा, अरे ठाकुर साहब, तो आप जमीन बेचने का इरादा लेकर आए हैं। यह सब देखकर ठाकुर साहब अकड़ते हुए स्वर में कहा, यह मत भूलो किशन कि यह जमीन आज भी मेरी है। जब ठाकुर साहब ने यह ऐसा कहा तो किशन थोड़ा नर्वस हो गया और नर्वस होकर कहा, लेकिन अगर यह जमीन बिक गई तो हम क्या करेंगे। हम अपना यह गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे। लेकिन ठाकुर साहब को इन बातों से कोई फक्र नहीं पड़ा और बोला, कुछ भी हो, यह जमीन मेरी है और मैं इसका सौदा करके जल्दी से यहाँ से चला जाऊंगा। एकाएक किशन गंभीर होकर कहा, तो फिर ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप अंतिम फैसला कर ही चुके हो तो हाँ, फिर हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं। ठाकुर साहब ने कहा, कल सुबह तक अपना इंतजाम कर लेना। किशन का फैसला सुनकर पंडित अकारनाथ ने जबरदस्त प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन किशन की आंखों का संकेत देखकर वह खामोश हो गए। किशन, इंतजाम तो अब कल सुबह तक करना ही होगा। फिर वह वहां से ठाकुर चला गया। ठाकुर ने जाने के बाद पंडित अकारनाथ किशन से गुस्से में कहा, यह तूने क्या किया मूर्ख। अगले महाबिशन पंडित का मजला लड़का का ब्याह है। अगर हमने इस जमीन को छोड़ दिया तो ब्याह
कैसे होगा, इस जमीन को नहीं छोड़ सकते। किशन चुपचाप सुन रहा था। पंडित की बात जैसे ही पूरी हुई तभी मंगल, पंडित का सबसे छोटा लड़का, बोला, किशन भैया का दिमाग खराब हो गया है लगता है। तभी किशन चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा सोच कर ही कहा है। पंडित और उसके दोनों लड़के किशन की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, मतलब? किशन मतलब भी समझाता हूँ। फिर किशन सबको अपने पास बुलाकर उन्हें मतलब समझाने लगा। किशन की योजना सुनते ही सबके मुंह, आंख, कान सब फटे के फटे रह गए। फिर आधी रात को एक एक कर ठाकुर साहब की निंदा टूट गई। ठाकुर घबराते हुए बोले, तुम? पंडित और उसके 3 लड़के ठाकुर को मारने के लिए आए थे। बिशन ठाकुर के ऊपर से चादर हटाते हुए बोला, तुम जमीन का सौदा करने का बड़ा शौक है ना? इसके बाद किशन चादर से ठाकुर का पूरा शरीर ढक दिया। शरीर ढकते ही ठाकुर घबराते हुए बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? तभी किशन बोला, अब ऊपर जाकर सौदा करना जमीन का। इसके बाद चादर में ढके हुए ठाकुर के ऊपर पंडित का लाठी वाला डंडा जो ठाकुर को मारने के लिए लाए थे, ठाकुर के सर पर जोर से मारा। ठाकुर लाठी के प्रहार से ठाकुर की वहीं ढेर हो गया। यह होते ही बिशन मंगल की तरफ देखते हुए कहा, जो फरसा लाए थे वो लाओ। बिशन बोला, मंगल जल्दी जल्दी ला, कर दे साले के एक टुकड़े आज। बिशन के कहने के बाद बेड़ी सी चमक आंखों में लिए मंगल ठाकुर के मरे हुए जिस्म पर टूट पड़ा। फिर उसने ठाकुर का दायां हाथ, फिर बायां हाथ, फिर दायां पैर, फिर बायां पैर और अंतिम में बहुत भीषण तरीके से ठाकुर की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। जब उसके हाथ रुके तो ठाकुर का शरीर केवल लाश में नहीं बल्कि 6 टुकड़ों में बदल चुका था। लाश को देखकर पंडित साहब बोले, अब देखता हूं कौन जमीन को बेचता है। बिशन, इस लाश का क्या करें? पंडित बोला, उसी जमीन में गाड़ दो जिसे बेचने आया था। किशन, हाँ यही ठीक रहेगा। चारों ने मिलकर ठाकुर के शरीर के टुकड़ों को एक चादर में लपेटकर खेत में ले आए। पंडित ने जमीन की ओर इशारा करके कहा, खोदो जमीन और इसमें डाल दो। उन चारों ने गड्ढा खोदा और उसमें लाश डाल दी। तभी पंडित बोला, जल्दी करो, सुबह होने वाली है, गड्ढे को मिट्टी से भर दो। मंगल भी बोला, यह फरसा भी गया इस गड्ढे में। सब कार्य से मुक्त होकर पंडित बोला, अब कोई नहीं कह सकता कि यहाँ ठाकुर की लाश दबी हुई है। इधर शहर में सुलोचना देवी परेशान हो रही थी। सुलोचना, उफ, आज 5 दिन हो गए तेरे पिताजी को गांव वाली जमीन का सौदा करने गए थे, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। सुहानी ठाकुर की बेटी थी, बोली, मगर माँ, पिताजी तो 2 दिन में लौटने को कहकर गए थे। सुलोचना, यही तो मेरी चिंता का विषय है बेटी। फिर कुछ सोचते हुए सुलोचना सोनिया से बोली, सोनिया बेटी, जब जरा अपने चाचा के पास जाओ और उनसे ठाकुर साहब का पता लगाने को कहो। सोनिया घबराते हुए बोली, चाचा के पास? लेकिन माँ, सुलोचना सोनिया की घबराहट को देखकर कहा, घबरा मत, वे तंत्र विद्या के महापंडित जरूर हैं, पर हम सबको बहुत चाहते हैं। इस समय वही हमारी मदद कर सकते हैं। सोनिया की घबराहट कम हुई और उसने कहा,
अच्छा माँ, जाती हूँ। इतना कहने के बाद सोनिया इसके पर इक्के पर सवार होकर अपने चाचा से मिलने निकल पड़ी। रास्ते में अपने मन में सोनिया कह रही थी, ना जाने क्या मैं चाचा जी को देखकर डरती रहती हूँ, हालांकि वह हम सबको बहुत प्यार करते हैं। एक कब्रिस्तान के बाहर पहुंचकर सोनिया ने एक का रोक दिया, जिसके बगल में एक हवेली भी थी। सोनिया, उफ, इतनी भयानक जगह है, रात के समय तो और भी भयानक लगती होगी। सोनिया कब्रिस्तान के साथ बनी उस हवेली में प्रवेश कर गई। सोनिया ने डरते हुए आवाज लगाई, चाचा, ओ चाचा, लेकिन हवेली के अंदर कोई नहीं था। भय से कांपती हुई सोनिया कब्रिस्तान के निकट पहुंची कि कब्रिस्तान का दरवाजा चर्र की आवाज करते हुए अपने आप खुल गया और अंदर से आवाज आई कि चली आओ सोनिया, चली आओ। सोनिया डरते हुए अपने मन में कहती है, चाचा जी की आवाज, वे मुझे देख रहे हैं। सोनिया एक जगह पहुंचते ही आवाज आनी बंद हो गई। धड़कते हुए दिल से सोनिया ने डरते हुए कहा, आप कहाँ हो चाचा जी? सोनिया के चाचा ने आवाज दी, तुम्हारे पीछे। पीछे पलटते ही सोनिया के मुंह से चीख निकल गई। सोनिया के चाचा अपने तंत्र शक्ति से अपना पूरा शरीर जमीन में गाड़े हुए थे। केवल गर्दन जमीन के ऊपर दिख रही थी। भैरवनाथ सोनिया के चाचा हैं। सोनिया की घबराहट को देखते हुए बोले, डरो नहीं बेटी, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ऐसा तो मुझे करना ही पड़ता है। सोनिया, ओह, ये क्या करते हो चाचा? उसके चाचा ने कहा, तुम बताओ कैसा आना हुआ? सोनिया बोली, माँ ने मुझे पिताजी का पता लगाने के लिए आपके पास भेजा है। उसके बाद फिर सोनिया ने ठाकुर अजय प्रताप सिंह के गांव जाने को पूरी कहानी सुना दी। सोनिया, चाचा जी, आज पिताजी को गए 5 दिन हो गए हैं। ना जाने क्यों मेरे और माँ के दिल में भयानक विचार कूद रहे हैं, लेकिन आप इस अवस्था में पिताजी का पता लगा लोगे? भैरवनाथ हंसते हुए बोले, मुझे भया का पता लगाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटी। जब तक मैं आंखें ना खोलूं, तुम यहीं चुपचाप खड़ी रहना। फिर उसके चाचा आंख बंद करके अपने दिव्य दृष्टि से देखने लगा। देखते ही देखते उसके चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। भैरवनाथ के चेहरे पर नाचते हुए खौफ को देखकर सोनिया बुरी तरह सहर उठी और घबराते हुए बोली, क्या हुआ चाचा जी? उसके चाचा बोला कि नहीं, उन परिंदों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर सोनिया से कहा, घर जाकर पिता की मौत का विलाप करो, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोनिया तेजी सी चीखी, नहीं। इधर गांव में सब कुछ ठीक ठाक था। गांव में किसी को भी ठाकुर अजय प्रताप की हत्या का पता नहीं चला था। पंडित के खेत में कोई साया खड़ा था। वह साया किशन का था, जो उस जमीन को देख रहा था जहां ठाकुर को गाड़ा गया था। किशन जमीन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, क्या ठाकुर? क्यों ठाकुर? मरने के बाद कितने गज जमीन की जरूरत होती है? 2 गज जमीन की
हा हा हा। तभी वह अचानक चौंक पड़ा। किशन ने निश्चन के सामने की जमीन उसके उसके देखते ही देखते चटकने लगी। किशन अचंभित होकर देख रहा था। तभी उस जमीन से दो हाथ निकले। उस दृश्य को देखकर किशन के होश उड़ गए। वह भय से कांप उठा। उसी पल जमीन से निकल रहे दोनों हाथ ने किशन के पांव पकड़ लिए। किशन घबराते हुए तेजी से चिल्लाया, नहीं, बचाओ। लेकिन तब तक जमीन से निकले दोनों हाथ किशन को झटका देके जमीन पर गिरा चुके थे और फिर दोनों हाथ किशन के जमीन के अंदर खींचने लगे। किशन चिल्लाया, बचाओ बिशन मंगू बापू, बचाओ। लेकिन वह दोनों हाथ किशन को जमीन के अंदर खींचते जा रहे थे। किशन बचाने के लिए चिल्लाता रहा। फिर वह हाथ किशन को जमीन के अंदर कमर तक घसीट ले गया। अब जमीन के ऊपर किशन के दोनों हाथ और गर्दन थी। दूसरे ही पल हवा में तैरती हुई फरसा जो किशन ने देखा और घबराते हुए कहा, यह तो वही फरसा है जिससे हमने ठाकुर के शरीर के टुकड़े किए थे। एकाएक वह फरसा नीचे आया और किशन का पहला हाथ काट दिया। किशन दर्द से चिल्ला उठा। फिर फरसा हवा में तैरा और इस बार दूसरा हाथ भी काट दिया। किशन चिल्लाता रहा। फिर अंत में फरसा ने किशन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसी समय बिशन, मंगल और पंडित भागे भागे वहां आ पहुंचे और किशन की लाश देखकर बिशन और मंगल तेजी से चिल्लाए, भैया। तभी कोई आकाश वाणी हुई, हा हा हा, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। बिशन चौंकते हुए बोला, यह किसकी आवाज थी? मंगल घबराते हुए बोला, ठाकुर की। वह अपनी हत्या का बदला ले रहा है। यह कहने के साथ ही मंगल के चेहरे पर भय आज छा गया। मंगल भय से बोला, वह हमें भी मार डालेगा। पंडित भीषण से कहा, लगता है मंगल डर गया है, इसे घर ले चलो। भीषण, मंगल घर चलो। किशन के मौत से अब दुखी और भयभीत थे। सब दुखी और भयभीत थे। लेकिन आखिर कब तक एक शाम भीषण मंगल के पास गया जो अपने भाई के गुमसुम और उदास था। भीषण, चलो मंगल, उठो, खाना खा लो। सब चुपचाप अपनी अपनी थालियों के पास आ बैठे। पंडित, बच्चों खाना शुरू करो। पंडित ने कहा, बच्चों खाना शुरू करो। तभी अचानक मंगल ने खाने की थाली पंडित के मुंह पर दे मारी। बिशन तेजी से सीखा, मंगल, मंगल। मंगल के मुंह से विचित्र प्रकार की आवाज निकलने लगी। मंगल ने कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा पंडित, तूने जमीन के लिए हत्या कर दी। अजीब स्वर से गुर्राते हुए मंगल ने पंडित की गर्दन दोनों हाथों से जकड़ ली। मंगल ने कहा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। एक पल में के लिए तो भीषण तो अब मानो भूत एक पल के लिए तो भीषण तो मानो भूत में ही बदल गया। फिर जैसे ही होश में आया, वह चीखता हुआ मंगल पर झपटा और कहा, मंगल, मंगल, होश में आओ मंगल, यह हमारे बापू हैं, क्या हो गया है तुम्हें? ना जाने मंगल में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि उसने एक ही झटके में भीषण को कई फुट ऊपर हवा में उछाल दिया। और इधर मंगल पंडित की गर्दन पकड़ा हुआ था। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा पंडित। उस जमीन के से तू कोई सुख नहीं देख पाएगा। पंडित भीषण की ओर देखते हुए डरती हुई आवाज में बोला,
भीषण, भीषण बचाओ मुझे, इस यमदूत से बचाओ मुझे। भीषण एक लाठी के पास जा गिरा। उसने लाठी हाथ में लेते हुए अपने आप से कहा, अगर देर की तो यह बापू की जान ले लेगा। भीषण ने लाठी उठाकर मंगल के सिर पर दे मारी। मंगल पंडित की गर्दन छोड़कर एक तरफ गिर गया। पंडित मंगल की तरफ देखकर डरते हुए बोला, क्या यह मर गया? भीषण, आप घबराइए नहीं, यह केवल बेहोश है। पंडित डरते हुए पूछा, लेकिन इसे क्या हुआ था? भीषण, इसका स्वर बदला हुआ था। बापू, मुझे लगता है कि ठाकुर की आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है। पंडित डरते हुए कहा, ठाकुर की आत्मा? लेकिन अब क्या होगा? भीषण ने कहा, आज रात किसी तरह कट जाए, सुबह मैं गांव में जाकर अघोड़ बाबा भूतनाथ को बुला लाऊंगा, वह सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देंगे। पंडित बोला, लेकिन अगर उसे हत्या बात पता चल गई तो? भीषण कहेगा, यह खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब सुबह मंगल की अब आंख खुली, मंगल सिर को पकड़ते हुए दर्द में बोला, मेरा सिर। उसे देखकर पंडित बोला, शुक्र है इसे होश आ गया। भीषण अपने बापू से कहा, आप इसके पास रहिए, जरा अघोड़ बाबा को लेकर आता हूं। पंडित बोला, जल्दी लौटना बेटा। भीषण के जाते ही पंडित सोचने लगा, काश हम ठाकुर को उसकी जमीन लौटा देते। अब तो वह जमीन खूनी जमीन हो गई है। इधर मंगल भी पूरी तरह होश में आ चुका था। कुछ देर बाद अघोड़ बाबा भूतनाथ के साथ आ गया। वह पूछते ही अघोड़ बाबा बोले, यह बुरी आत्मा बुरी छाया का वास है। पंडित हाथ जोड़ते हुए, आप कोई उपाय कीजिए। बाबा, मैं अपना एक पुत्र खो चुका हूं, दूसरा नहीं खोना चाहता। अघोड़ बाबा बोले, चिंता मत करो पंडित, मैं इस बुरी आत्मा को पकड़कर अंधे कुएं में लटका दूंगा। तू बस उन चीजों का इंतजाम कर जो मैं बताऊंगा। भीषण हाथ जोड़कर कहा, आप आज्ञा करें बाबा। अघोड़ बाबा भूतनाथ वस्तुओं के नाम लिखवाने लगा। फिर भीषण सामान लेकर 2 घंटे बाद लौटा। सामान लेने के बाद बाबा बोला, अब मैं इस घर में बंद होने जा रहा हूं। 1 घंटे तक मुझे तुम्हारी आवाज भी सुनाई न दे। पंडित हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ही होगा बाबा जी। बाबा भूतनाथ ने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन पंडित घबरा रहा था, न जाने अंदर बाबा क्या करेगा। अपने बापू को घबराता देख भीषण बोला, अब घबराने की कोई बात नहीं है बापू, अघोड़ बाबा सब ठीक कर देंगे। पंडित ने कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर उसके बाद बाबा को अंदर गए 1 घंटा 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटे बीत गए, पर बाबा अभी बाहर नहीं निकला। पंडित अपने बेटे से बोला, बेटा, बाबा तो 1 घंटे के लिए भीतर गए थे, लेकिन 5 घंटे बीत गए, बाबा अभी बाहर नहीं आए। मंगल बोला, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। भीषण बोला, दरवाजा खटखटाकर देखते हैं। फिर भीषण दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाता है, बाबा जी दरवाजा खोलिए। लेकिन अंदर से ना कोई बोला, ना ही दरवाजा खुला। तब पंडित बोला, ना जाने क्या बात है, बाबा बोल नहीं रहे हैं। भीषण ने कहा, हम दरवाजा
हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। और फिर भीषण ने दरवाजे को दो ही टक्कर मारकर तोड़ दिया। दरवाजा तोड़कर जैसे ही तीनों अंदर घुसे कि तीनों की चीख निकल गई। अघोड़ बाबा भूतनाथ फांसी के फंदे में लटकते हुए मिले। ठाकुर की आत्मा ने बाबा को भी मार दिया था। मंगल चिल्लाया, नहीं। पंडित अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, हे भगवान। भीषण बोला, उफ, थोड़ा अघोड़ बाबा भी मारा गया और इसी प्रकार एक एक करके हम सब मारे जाएंगे। ठाकुर की आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। मंगल डरते हुए बोला, बापू, मैं इस हत्यारे घर में नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। फिर मंगल जाने लगा। भीषण ने रुकने के लिए कहा, लेकिन मंगल चला जा रहा था। तब पंडित ने मंगल को रुकने को कहा। पंडित ने कहा, मंगल ठहर जा, मैंने एक फैसला किया है। मैं ठाकुर को यह खूनी जमीन शहर जाकर उसकी बीवी को सौंप दूंगा, फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। भीषण मंगल के कंधे में हाथ धर कर उसे बोलता है, बापू, ठीक कह रहे हैं मंगल, ऐसी खूनी जमीन हमें नहीं चाहिए जिसमें हमारे बड़े भाई के खून की गंध आती है। और यह सब बात मंगल के समझ में आ गई और उसी रात सब लोग घर के बाहर लेटे हुए थे। लेकिन भीषण को नींद नहीं आ रही थी। वहां अकेला चुपचाप लेटा था। वह सोचने लगा, बेचारा अघोड़ बाबा बेकार में ही आत्मा का क्रोध का शिकार बन गया। और यही सब सोचते सोचते भीषण को भी नींद आ गई। वह सो गया। आधी रात को किसी आहट से उसकी नींद खुली। भीषण डरते हुए चिल्लाया, कौन कौन है? अचानक उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। नहीं, ठाकुर की लाश के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, जैसे इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से ही काट डाला था। भीषण ठाकुर के लाश के सामने हाथ जोड़कर डरते हुए बोला, नहीं ठाकुर, हम पर रहम करो, हम तुम्हारी जमीन लौटा देंगे, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो। और वह ठाकुर के लाश के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन ठाकुर के लाश के टुकड़े हवा में तैरते हुए इधर उधर हो रहे थे और ठाकुर का सिर हंस रहा था। तभी किसी ने उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। वह कोई और नहीं, पंडित था। पंडित तेजी से बोला, भीषण क्या कह रहा है? उठ, कहाँ है ठाकुर? उठ, कहाँ है ठाकुर? जल्दी बता ठाकुर को, कहाँ पर है ये? होश में आया भीषण घबराते हुए बोला, मंगल बापू, मैंने ठाकुर की लाश देखी है, 6 टुकड़ों में कटी हुई है। पंडित, तू पागल हो गया है क्या? यह देख, तू किससे पैरों में पड़ा था? भीषण सामने देखा तो सामने एक पहरा दान की सूखी घास, यानी एक सूखी घास का पुतला खड़ा था, जिसे शायद खेत में चिड़िया को डराने के लिए बनाया जाता है। भीषण पुतले की तरफ इशारा करके कहा, लेकिन मैंने लाश देखी है बापू, तब यह नहीं था। पंडित, ओहो, पंडित ने कहा, ओह, लेकिन तू फिक्र मत कर, कल जब हम यह जमीन ठाकुरन को सौंप देंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। भीषण हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गुस्से से कहा, नहीं बापू, अगर अब वह लाश आई तो मैं इस कुल्हाड़ी से उसके इतने टुकड़े कर दूंगा कि फिर वह
कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। भीषण कुल्हाड़ी लेकर अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा, अगर अब ठाकुर की लाश मुझे दिख जाएगी तो मैं सोचते सोचते उसको फिर से निंदा निंदा आ गई। उसके ना चाहते हुए भी उसको निंदा आ गई, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख खुल गई तो उसने देखा कि उसके दरवाजे के पास कोई परछाई खड़ी है। उसने घबराते हुए पूछा, कौन है? भीषण ने ना आव देखा न ताव, कुल्हाड़ी उठाकर परछाई की ओर जाने लगा और गुस्से से बोला, ठाकुर की आत्मा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और भीषण ने उस परछाई पर बिना देखे लगातार उस पर अपनी कुल्हाड़ी से अनगिनत वार कर दिए। वह मारने में इतना ज्यादा मगन हो गया कि उसने यह तक नहीं देखा कि वह परछाई किसकी थी। वह कुल्हाड़ी से उस परछाई के टुकड़े टुकड़े कर डाला। तभी बदहवास से पंडित ने भीतर प्रवेश किया। भीतर का दृश्य देखते ही वह सिर से पांव तक कांप उठा और पंडित घबराते हुए बोला, भीषण, अरे कमबख्त, यह तूने क्या किया? भीषण ने कहा, मैंने ठाकुर की लाश का कीमा बना डाला बापू, अब यह लाश हमें कभी तंग नहीं करेगी। पंडित गुस्से से बोला, अरे कमबख्त, यह देख क्या अनर्थ कर डाला है। तूने अपने भाई मंगल को ठाकुर की लाश समझकर मार डाला है। भीषण चिल्लाकर बोला, क्या मंगल? नहीं। भीषण के अंदर ठाकुर की आत्मा का इस कदर खौफ था कि उसने परछाई में यह तक नहीं देखा कि वह ठाकुर की लाश थी ठाकुर की लाश थी या कोई और। बस मारता रहा और फिर जब यह सब हो जाने के बाद उसके बापू ने हकीकत बताई तो वह पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। पंडित अपने माथा पकड़कर बैठ गया और बोला, हे भगवान, यह सब क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने ठाकुर की जमीन पर बुरी नजर डाली। भूकंप से भाव चेहरे पर लिए एक एक कर एकाएक भीषण गुर्राते हुए बोला, बापू, ठाकुर की लाश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उससे पीछा छुड़ाने का अब एक ही रास्ता है, मुझे नजर आता है। पंडित बोला, वह क्या? भीषण, हम ठाकुर की लाश को कब्र से निकाल कर अग्नि के हवाले कर दें। यह सब होने तक सुबह हो गई थी। उसने उन दोनों को मंगल की लाश को छिपा दी। फिर रात को वह दोनों खेत में पहुंचे जहां ठाकुर की लाश गड़ी थी। भीषण पंडित से कहा, मंगल की लाश की गठरी भी ले आओ बापू, इस अभागे की भी यहीं पर अग्नि दे देंगे। फिर वह दोनों वहीं पर एक चिता बनाने लगे जिस जगह ठाकुर की लाश गड़ी थी। चिता बनाने के बाद भीषण जल्दी जल्दी जमीन में उस जगह खोदने लगा जहां ठाकुर की लाश गड़ी थी। तभी पंडित जमीन की ओर देखते हुए बोला, आज के बाद तेरी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा ठाकुर। अचानक पंडित ने सह सह करती हुई तेज आंधी चलने लगी। पंडित बोला, उफ, इतनी तेज आंधी कहाँ से चलने लगी? भीषण चकित होकर कहा, आंधी? क्योंकि आंधी केवल पंडित के आसपास चल रही थी जो ठाकुर के द्वारा चलाई गई थी। फिर उस आंधी में पंडित का शरीर सूखे पत्तों की तरह कांपा और फिर हवा में उड़ गया। उसके बाद पंडित का शरीर उस चिता की ओर जाने लगा जो इन दोनों ने बनाई थी।
पंडित चिल्लाया, भीषण मुझे बचाओ, लेकिन उसके चिल्लाने से कोई फायदा नहीं हुआ। पंडित का शरीर चिता के ऊपर आ गिरा। उसका शरीर जैसे ही चिता पे गिरा वैसे ही चिता में आग लग गई और फिर चिता भब भब करके जलने लगी। पंडित भीषण से चिल्लाता चिल्लाता रहा बचाने के लिए, लेकिन भीषण भी अपने बापू को उस आग से नहीं बचा पाया और कुछ देर में पंडित का शरीर उस चिता में जल गया और उसी चिता में मर गया। इधर भीषण को जैसे ही गड्ढे का होश आया, उसने कहा, मुझे तुरंत ठाकुर की लाश बाहर निकालकर आग के सुपुर्द कर देनी चाहिए, वरना वह मुझे भी जला देगा। भीषण ने लौटकर अभी पहला ही फावड़ा चलाया था कि तेज रोशनी से वह इलाका सवारे हो गया, उसे दिखाई देना बंद हो गया। भीषण जैसे ही रोशनी की तरफ देखा वह उछल पड़ा। सुलोचना देवी वहां पर पुलिस लेकर पहुंच गई थी। सुलोचना देवी भीषण की तरफ इशारा करके पुलिस से बोली, यह पंडित का मंझला लड़का है भीषण। इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछे कि ठाकुर साहब की लाश को कहाँ दफन है। इन्होंने फिर भीषण को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, क्या भीषण, क्यों भीषण, पहले तुम यह बताओ यह किसकी चिता जल रही है। भीषण घबराते हुए बोला, चिता? हाँ, यह तो चिता है। भय से कांपता और रोता हुआ भीषण सुलोचना देवी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो सेठानी, ठाकुरनी, मैं तुम्हारे सारी जमीन तुम्हें सौंप दूंगा। ठाकुर साहब की आत्मा ने हमारा सारा परिवार खत्म कर डाला, वह मुझे भी मार डालेगी, मुझे बचा लो ठाकुरियन। फिर भीषण चिता की तरफ हाथ करके बोला, यह देखो, अभी अभी ठाकुर साहब की आत्मा ने मेरे बापू को जिंदा जला दिया। सुलोचना देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी बेटी सोनिया, जो वहां भी साथ में आई थी, वह गुस्से से बोली, पाप कभी छिपता नहीं, कमीने, तुम लोगों ने जो कुछ पिताजी के साथ किया उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही था। फिर वह शांत हो गई। इंस्पेक्टर भीषण से बोले, लेकिन तुमने यह चिता बनाई किसके लिए थी। भीषण, वो ठाकुर साहब की लाश को जलाने के लिए। इंस्पेक्टर जमीन की ओर देखते हुए कहा, इसका मतलब लाश यहीं दफन है। हवलदार ने कहा, यस सर। इंस्पेक्टर ने कहा, यहाँ जगह खोदकर लाश को अपने कब्जे में ले लो। हवलदार, ओके सर। तभी जीप में लगी चाबी अपने आप घूम गई। इंस्पेक्टर यह सब देखकर भौचक्का रह गया। जीप की स्टीयरिंग अपने आप घूमी और जीप भीषण की तरफ दौड़ी। भीषण यह देखकर चौंक पड़ा। इंस्पेक्टर तुरंत चिल्लाया, भीषण बचो, लेकिन भीषण चौका ही रह गया। दूसरे पल ही जीप की टक्कर से उसने कुछ फुट ऊपर उछाल दिया। उछलने के बाद भीषण वापस जमीन पर गिरा। जीप पलटकर फिर उसकी तरफ तेजी से लपी। भीषण तेजी से चिल्लाया, नहीं, लेकिन दूसरे पल ही भीषण चिल्ला ना सका। वह जीप उसके गर्दन के ऊपर से गुजर गई। भीषण वहीं पर मर गया। इसके बाद जीप एक जगह आकर रुक गई। वहां सब लोग केवल भौचक्के होकर देख रहे थे। यहां कोई नहीं था जान सका यह सब कैसे हुआ। केवल एक व्यक्ति इन सब घटनाओं की हकीकत जानता था
और वह था ठाकुर भैरवनाथ। भैरवनाथ, पहली बार मुझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि तंत्र विद्या का इस्तेमाल मैंने इंसानी तरिंदे से बदला लेने के लिए किया है। आज भैया की आत्मा को भी चैन मिल जाएगा। उजर ठाकुर अजय प्रताप सिंह की अस्थियां ही जमीन में से मिली। ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद सुलोचना देवी बोली, झूठी मान मर्यादा बनाए रखने के लिए ही हमें अपनी इस जमीन को बेचने की नौबत आई, जिसने क्याई का खून पी लिया। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी सादगी से करूंगी। वह जमीन मैं गांव के निर्धन लोगों में बांट दूंगी। इंस्पेक्टर सुलोचना देवी, काश यही फैसला आपने पहले किया होता तो इतनी जान ना जाती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।